वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी मेरे सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो पता है आप लोगों को मैं कल जो है MSN 1 पढ़ा चुका हूँ। ओके, पाँचवा वीडियो। तो आज जो हम पाँचवा वीडियो लेकर आए हैं MSN 2 का है, क्योंकि जानते हैं MSN 1 के बाद MSN 2 ही आता है। तो यहाँ पे पाँचवा वीडियो है, आपके सामने में है, देख सकते हैं। आज का प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है। ठीक है, क्या है? मोस्ट VVI प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड कैंसर क्या होता है, ठीक है, या इसी को हम लोग ल्यूकोमिया बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ठीक है, या आपसे ल्यूकेमिया पूछ दे या फिर आपसे ब्लड कैंसर के बारे में पूछ दे, दोनों वही है। इसके प्रकार, इसके कारण, इसके उपचार, इसके नर्सिंग प्रबंध, सब चीज़ आपसे पूछेगा। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछेगा किसी भी बीमारी के ऊपर, तो उसका प्रकार अगर रहेगा तो प्रकार भी पूछेगा, ये नहीं रहेगा तो उसका कारण, उसका लक्षण, उसका जटिलता, ठीक है, उसका निदान और उसका उपचार और नर्सिंग प्रबंध जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज ल्यूकेमिया, राइट डाउन इट्स टाइप एंड कॉज, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट तो सब में रहेगा, बातें ध्यान में देखिएगा। अब यहाँ पे बातें आता है कि ब्लड कैंसर, या इसी को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड कैंसर, ब्लड हमारा, ब्लड में क्या है? WBC भी है, RBC भी है, प्लेटलेट भी है। लेकिन ये जो ब्लड कैंसर होता है, यह ज़्यादातर मामले में आपके जो WBC होता है उसको क्षति पहुंचाता है। क्योंकि WBC हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, संक्रमण से बचाता है। ठीक है, यह घाव को भरने में भी मदद करता है WBC। तो ऐसे में जो कैंसर सेल होता है, यह WBC में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि होता है अनियंत्रित रूप से। अब चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा ब्लड भी एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कहीं ना कहीं वो भी एक सेल है, जैसे RBC। ठीक है, RBC, WBC क्या है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, यानी ये भी कहीं ना कहीं सेल है, कोशिका ही है एक प्रकार के ब्लड का। ठीक है ना, एक लाल रक्त कोशिका है, एक है श्वेत रक्त कोशिका है। तो जो रक्त कैंसर होता है, यह भी एक प्रकार के कैंसर है, जिसमें आपके रक्त में जो WBC है, उस WBC में यह अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल और तेज़ी के साथ विभाजन होने से इसमें अपरिपक्व जो है WBC का निर्माण होता है। अब मान गए समय लेकर, समय से नॉर्मल तरीके से अगर विभाजन होगा तो क्या होगा? वो एक नॉर्मल, एक अच्छा सा बनेगा। लेकिन तेज़ी के साथ, बिना किसी नियंत्रण यानी अनियंत्रित होकर तेज़ी के साथ अगर WBC का जो सेल है, इसमें अगर विभाजन होगा कोशिका का, तो वह अपरिपक्व इमेच्योर बनेगा। ठीक है, और जो इमेच्योर सेल होता है वही तो कैंसर सेल कहलाता है। बातें को समझ रहे हैं? ये अपरिपक्व श्वेत रक्ताणु शरीर में रक्त, अस्थि मज्जा एवं लसिका तंत्र में जमा हो जाते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया में आपके WBC प्रभावित होता है। ठीक है, WBC प्रभावित होता है। अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो है, जहाँ पे आपका निर्माण होता है ब्लड का, वह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो प्रभावित होता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपका प्रभावित हो जाता है। तो आपके जो है ब्लड कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी होता है, समझ लीजिएगा। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर का एक समूह है। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया, अब यहाँ पे दूसरा हम डिफिनीशन आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ऊपर का ये हो गया। देखिए, ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर का समूह है जो शरीर की रक्त कोशिका, जो रक्त कोशिका है, उसमें मुख्य रूप से जो WBC है उसके कोशिका को प्रभावित करता है। ठीक है, ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर का समूह है जो शरीर में रक्त के कोशिका, उसमें भी मुख्य रूप से जो श्वेत रक्त कोशिका है उसको प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया तब हो सकता है जब WBC का जो कोशिका है उस तरह से नहीं बढ़ती है जैसे उन्हें बढ़नी चाहिए, नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ती है, नॉर्मल तरीके से विभाजन नहीं करती है, यानी वह एबनॉर्मल तरीके से विभाजन करेगा। एबनॉर्मल तरीके से वो क्या होगा? बढ़ेगा, और वह बॉडी में जो अपरिपक्व WBC की संख्या है यह बढ़ जाता है। ठीक है, यह बढ़ जाता है WBC का संख्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि यह एक सामान्य WBC का संख्या नहीं होता है,
वहाँ पे असमान कोशिका होता है WBC में। और अगर आपके बॉडी में WBC की संख्या ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कैंसर को भी सूचित करता है, ब्लड कैंसर को भी, ठीक है। अब जब ए बढ़ता है WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका संख्या बढ़ जाता है जो कि एक इमेच्योर होता है, सामान्य नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो RBC होता है, ब्लड में ही RBC भी है, तो इसकी संख्या कम जाती है, पेशेंट में एनीमिया भी आ जाता है, ठीक है, इस दौरान। तो यही अपना ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया के बारे में उम्मीद है समझ में आ गई हुई। बेसिकली यह WBC का जो WBC होता है ना, उसका यह जो है उसमें जो है यह अनियंत्रित विभाजन और वृद्धि होता है अपरिपक्व कोशिका का, जो अस्थि मज्जा, लसिका तंत्र और रक्त को प्रभावित करता है। ज़्यादा प्रभावित किसे करता है? अस्थि मज्जा का, क्योंकि अस्थि मज्जा से ही आपका ब्लड WBC भी बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान में देना है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, स्पष्ट रूप से आप इंग्लिश को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कुछ प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको प्रकार मिलेंगे। ये जो कोशिका, ये जो आपका प्रकार है, इस प्रकार मिलेगा ल्यूकेमिया का, ब्लड कैंसर का प्रकार। देखिए 2 कैटेगरी में है, एक है आपका एक्यूट वाला यानी तीव्र वाला, और एक होता है क्रॉनिक वाला। अब एक्यूट क्रॉनिक क्या है आप लोगों को मैं कितना बार समझा चुका हूँ। एक्यूट मतलब अचानक से तेज़ी से वृद्धि, और क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक वो चलता है, ठीक है। तो तीव्र ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में तीव्र और ल्यूकेमिया में क्रॉनिक मतलब ज़्यादा अवधि का, दोनों देखेंगे। तीव्र वाला में 2 है और क्रॉनिक वाला में भी 2 है। तीव्र वाला में है एक्यूट मेलेवाइड ल्यूकेमिया यानी AML, ठीक है। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया AML, ठीक है, याद रखिएगा। जिसे तीव्र माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार का ल्यूकेमिया जो है माइलोइड कोशिका को प्रभावित करता है, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, तीव्र गति से बढ़ता है। तो यह AML यानी एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया हमारे बॉडी में एक माइलोइड सेल होता है, कोशिका होता है, उसको यह प्रभावित करता है तेज़ी से, और अगर इसका ट्रीटमेंट न हो तो यह तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए यह एक्यूट कहलाता है, ठीक है। इसे हम लोग माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के रूप में भी जानते हैं। बातें को समझिएगा, ठीक है, आगे चलिए। तो ये समझ गए कि एक्यूट ल्यूकेमिया में आपका एक आता है, यहाँ पे है कि एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है ना। एक्यूट ल्यूकेमिया के प्रकार में एक्यूट वाला में है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ओके। इसमें होता यह है कि जो माइलोइड कोशिका है उसको प्रभावित करता है, और इसका ट्रीटमेंट अगर ना हो तो यह जो है तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए इसे एक्यूट माइलोइड कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे एक्यूट का ही प्रकार है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है, AL। ऊपर क्या था? ऊपर था AML एक्यूट, ठीक है, मेलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। देखिए इस प्रकार का ल्यूकेमिया लिम्फोइड कोशिका को प्रभावित करती है, और बच्चों में ल्यूकेमिया का सबसे आम प्रकार है। तो बच्चों में जो रक्त का कैंसर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है यही एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है। इसमें होता यह है कि जो लिम्फोइड कोशिका होता है उसको यह प्रभावित करता है, और यह सबसे आम प्रकार होता है बच्चों में होने का, ठीक है। तो ये 2 प्रकार है एक्यूट में, एक है एक्यूट लिम्फोइड, ठीक है, एक क्या है, एक है आपका एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, और दूसरा है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। दोनों समझ गए, आगे चलिए। अब बात आता है यहाँ पे क्रॉनिक वाला, ठीक है। क्रॉनिक का, एक्यूट का दोनों पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा कौन कौन है। अब आता है क्रॉनिक में है आपका क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है, CML, वही है मेलोइड वाला जो देखे है ना, उसी में है। एक्यूट की जगह पर क्रॉनिक लगा दीजिए, हो जाएगा। इस प्रकार का ल्यूकेमिया माइलोइड कोशिका को प्रभावित करती है और धीरे धीरे बढ़ता है। वहाँ पे क्या था, तेज़ी से बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे विकसित होने में अक्सर सालों लग जाते हैं। तो अगर किसी को क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है तो उसको जो सेल जो विकसित होता है कैंसर सेल, उसमें विकसित होने में, विभाजन होने में धीरे धीरे सालों लग जाता है, ठीक है।
इसीलिए इसे क्रोनिक कहते हैं। लेकिन ये क्रोनिक अगर एक बार हो गया तो फिर बहुत समस्या उत्पन्न करता है, फिर इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, वही चीज़ें हैं। ये वहाँ पे क्रॉनिक था, वहाँ पे एक्यूट था, यहाँ पे क्रॉनिक है, बाकी कुछ चेंजेज है नहीं। इस प्रकार का ल्यूकेमिया लिम्फोइड कोशिका को प्रभावित करती है और वयस्कों में ल्यूकेमिया का सबसे आम प्रकार है। वहाँ पे एक्यूट लिम्फोसाइटिक जो आपका एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक कहिए या एक्यूट जो है आपका लिम्फोसाइटिक, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिम्फोब्लास्टिक है, ठीक है, ALL, और यहाँ पे CLL है, वही चीज़ें हैं। आप इसको जो है लिम्फोसाइटिक या लिम्फोब्लास्टिक कह दीजिए, वही है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इस प्रकार का ल्यूकेमिया जो है लिम्फोइड कोशिका को प्रभावित करती है, जो कि ऊपर में भी यही था, ठीक है। और जो वयस्कों में ल्यूकेमिया का सबसे आम प्रकार है ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, जो आप देखे हैं ना यहाँ पे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, ठीक है। यहाँ भी लिम्फोइड कोशिका ही प्रभावित है, बट यह तेज़ी के साथ जो है प्रभावित करता है, इसलिए जो है यह बच्चों में ज़्यादा होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। लेकिन एक्यूट लिम्फोइड लिम्फोसाइटिक अगर ल्यूकेमिया होगा तो अगर क्रॉनिक का बात करेगा तो वह वयस्कों में होगा, और अगर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक की बात करेगा तो वयस्क में सबसे आम प्रकार का ब्लड कैंसर है। अगर यही चीज़ें एक्यूट में करेगा तो बच्चों में सबसे आम प्रकार हो जाएगा। बातें समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जिनको अगर हिंदी में नहीं समझ में आया हो देख लीजिए, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया AML, ठीक है, एक्यूट मेलोइड, ठीक है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ALL, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। क्रॉनिक वाला में आइए, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, ये चीज़ें को याद में रखना है, ओके। अब बात आता है कि भाई ब्लड कैंसर, ये जो ल्यूकेमिया है, इसके क्या कारण होते हैं। देखिए, ब्लड कैंसर का एकल एवं वास्तविक कारण पता नहीं है, मतलब ब्लड कैंसर का कोई एक कारण हो या फिर कोई रियल में वास्तविक कारण पता नहीं है, ठीक है। एवं रोगी को किसी लक्षण के उपचार के दौरान ही इसका पता चलता है, ठीक है। माने गए पेशेंट में कोई बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्रीटमेंट के जरिए ही यह जांच रिपोर्ट में पता चले कि अचानक से इसका WBC का संख्या बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग ये आ जाता है डाउट में कि हो सकता है भाई कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है। क्योंकि अचानक से जैसे ही WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, समझिएगा कि यह फर्स्ट स्टेज जो है आपके दे रहा है किसी न किसी चीज़ के, या तो गंभीर संक्रमण होगा व्यक्ति में तब यह WBC की संख्या बढ़ेगा, अन्यथा कैंसर। दो ही चीज़ें होता है, WBC बढ़ेगा या तो गंभीर संक्रमण, क्योंकि संक्रमण से यह बचाता है, और जब आपके संक्रमण से यह नहीं बचाएगा तो यह खुद जो है आपको संक्रमण पैदा करने लगता है। तो या तो WBC की संख्या गंभीर संक्रमण को बताएगा या दूसरा कंडीशन कैंसर को बताएगा, ज़्यादा वृद्धि होने लगे तो। बातें को समझिएगा, ठीक है। तो ये है, तो यही चीज़ें है, ब्लड कैंसर का कोई एक कारण नहीं है, कोई निश्चित कारण पता नहीं है, ठीक है। और रोगी को अन्य उपचार के दौरान, इसके लक्षण के उपचार के दौरान इसको पता चलता है कि हाँ इसमें ब्लड कैंसर की संभावना है। फिर भी इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, मान गए कोई निश्चित कारण पता नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिनसे ये चीज़ें हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसके क्या कारण है। तो इसके होने के कारण में पहला है रेडिएशन के संपर्क में आना। क्या चीज़? बहुत ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में रहना, ठीक है। कोई वायरल इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा घातक संक्रमण भी जो है कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। जेनेटिक डिसऑर्डर भी किस में ब्लड को लेकर रहता है तो उसको भी ये उत्पन्न कर सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपके बॉडी में कोई ऐसा इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बार बार संक्रमण होना, रिकरेंट इन्फेक्शन, आपके बॉडी में बार बार संक्रमण होना भी जो है यह दावत दे सकता है, ठीक है। कुछ विशेष दवाओं का लंबा उपयोग, कुछ ऐसे दवाएं हैं जिसका अगर आप लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो ब्लड कैंसर उत्पन्न कर सकता है। रासायनिक हथियारों का उपयोग, यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिसका उपयोग करने से भी जो है
रक्त कैंसर जो है हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप एक कारण में समझ लीजिए, या तो रेडिएशन के संपर्क में रहता है आदमी, उसको होगा, या फिर वायरल गंभीर इन्फेक्शन में चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को। तो यही चीज़ें हैं, ये सब हो गया आपका कारण, ठीक है। ये कारण को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब आता है लक्षण। अगर किसी को ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया होता है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा। लक्षण की बात किया जाए तो अचानक से तेज़ बुखार होगा व्यक्ति में, ठीक है। उसके जो प्लेटलेट की संख्या उसमें भारी कमी जो है आने लगेगा, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, ठीक है। उसके एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। असामान्य रक्तस्राव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग देखे हैं कि कैंसर के लक्षण में जो है आपको ब्लीडिंग भी, सिक्रेशन देखने को मिलता है। नाक से ब्लीड आ सकता है, नक्सीर जिसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, लंबा मासिक स्राव, जिसको अगर कोई महिला है तो उसमें अगर ये चीज़ें हैं तो उसको मेंसेज जो है प्रोलॉन्ग होगा, लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। प्रतिरक्षा क्षमता कम होना है, इम्यून सिप्रेशन। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि WBC जो आपके संक्रमण से लड़ता है यही प्रभावित है, तो आपका प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगा। बार बार बुखार आएगा, शीघ्र आप थकेंगे, भूख नहीं लगेगा, आपका रक्त का कमी एनीमिया महसूस होगा, ठीक है ना। सांस लेने में समस्या होने लगेगा, नाड़ी दर तेज चलने लगेगा, WBC जो है आपका बढ़ जाएगा। तो ये सब जो है लक्षण देखने को मिलता है। तो ये सब लक्षण को आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। क्या लक्षण है आपके सामने में है। अचानक तेज बुखार, प्लेटलेट की संख्या कम होना, असमान रक्तस्राव होना, नक्सीर, ठीक है, लंबा मासिक स्राव होना, प्रतिरक्षा क्षमता कम होना, बार बार बुखार होना, शीघ्र थकान होना, भूख न लगना, रक्ताल्पता, सांस लेने में समस्या होना, नाड़ी दर तेज होना। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब रही बात इसके डायग्नोसिस में क्या क्या होगा, इसके निदान में टेस्ट। अगर किसी को पता करना है कि ब्लड कैंसर है या नहीं है तो कौन सा डायग्नोसिस किया जाएगा। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, हम उसका लक्षण की जांच करते हैं, शारीरिक जांच करते हैं। यह दो चीज़ जो है महत्वपूर्ण है, किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, एक फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सेकेंड है आपका क्लिनिकल फीचर प्रेजेंस, मतलब जो भी लक्षण की जांच होगा उसका किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी अस्थि मज्जा की जांच की जाती है, बोन मैरो की। उसके बाद होता है आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रक्त में जांच की जाती है प्लेटलेट की संख्या, क्या प्लेटलेट की संख्या कम है, इसको जांच की जाती है, ठीक है, रक्त जांच में। परिपक्व WBC की संख्या, न्यूट्रोपेनिया, यानी WBC की संख्या कितना परिपक्व है, कितना अपरिपक्व है, इसको चेक करने के लिए WBC की चेक की जाती है। एंड लास्ट में हम लोग लंबर पंक्चर भी करते हैं, जिसे LP कहते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस है जिसको हम लोग जांच करके यह पता लगाते हैं कि ब्लड में क्या समान है, क्या असमान है, और फिर उससे एनालिसिस करते हैं कि किसी व्यक्ति में ब्लड कैंसर हो सकता है या नहीं, ठीक है। रही बात अब उपचार की कि भाई अगर किसी में यह पाया जाएगा कि हाँ इसमें ब्लड कैंसर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो ट्रीटमेंट मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ, रेडिएशन थेरेपी होता है, उसके बाद आपका इम्यूनोसप्रेशन दवाई दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कीमोथेरेपी होता है, एंड लास्ट में सर्जरी होता है। तो ये सब ट्रीटमेंट है कैंसर का, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रक्त कैंसर का उपचार दो भागों में रखा जाता है, ठीक है। रक्त कैंसर का जो ट्रीटमेंट है दो भागों में होता है, डिवाइडेड इन 2 पार्ट। पहला है डिफिनिटिव मैनेजमेंट, यानी निश्चित यानी वास्तविक मैनेजमेंट, जिसमें वास्तविक मैनेजमेंट प्रबंध होता है, ठीक है। तो एक्यूट ल्यूकेमिया का वास्तविक प्रबंध निम्न प्रकार किया जाता है। देखिए क्रॉनिक ल्यूकेमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी को क्रॉनिक ल्यूकेमिया हो गया हो, मतलब ज़्यादा दिन से अगर ब्लड कैंसर है, तो उस व्यक्ति को ऊपर जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। एक्यूट क्रॉनिक वाला धीरे धीरे वह जब तक बीमारी पूरा उसमें दिखता है तब तक वह समाप्त भी हो जाता है। लेकिन एक्यूट जो भी बीमारी होती है ना, तो वह भले ही आपको तेज़ी से हमला करेगा, बट उसका ट्रीटमेंट करके आप उसे रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वह ज़्यादा परिपक्व नहीं रहता है। लेकिन क्रॉनिक वाला बीमारी बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, क्योंकि वह लंबे समय से बॉडी में है, तो वह ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, तो सही होने में भी वह ज़्यादा समय लेता है, ठीक है।
या फिर बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक बीमारी होते हैं जो ठीक होते भी नहीं है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होगा एक्यूट का ही होगा, क्रॉनिक का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक्यूट ल्यूकेमिया का वास्तविक प्रबंध निम्न प्रकार किया जाता है, ठीक है। पहला कीमोथेरेपी, आपको पता है कीमोथेरेपी में अलग अलग दवाइयाँ हैं, एंटी माइक्रोबियल दवाई है, एंटी टॉक्सिक एजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारे दवाई आता है। तो इसमें कीमोथेरेपी है, ल्यूकेमिया के उपचार के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में ल्यूकेमिया के प्रकार के अनुसार विभिन्न प्रकार की औषधियाँ दी जाती है। अब कीमोथेरेपी में चूँकि कैंसर के लिए दवाई होता है कीमोथेरेपी, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, अलग अलग एजेंट होता है। कीमोथेरेपी जो है ये आपके ल्यूकेमिया के प्रकार टाइप्स के अनुसार जो है कीमो चलाया जाता है। अब कुछ दवाइयाँ हैं, मैं यहाँ पे नीचे बता दिया हूँ, ये सब को आपको पढ़ा भी चुके हैं। कीमोथेरेपी में मेथोट्रेक्सेट होता है, विनक्रिस्टिन होता है, सिट्रेराबाइन होता है, टोगिनाइन होता है एंड डूनोरोबिसिन होता है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये आप दिमाग में रखेंगे तो आपको कभी भी काम में देगा। कीमोथेरेपी के एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मेथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टिन, सिट्रेराबाइन, टिगोनाइन एंड डूनोरोबिसिन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, एक कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है। अब आ गया दूसरा रेडिएशन थेरेपी, आप लोग को ये भी पढ़ा चुके हैं, रेडियोथेरेपी। ल्यूकेमिया के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट-60 इत्यादि का उपयोग की जाती है। अब रेडिएशन थेरेपी में पेशेंट को रेडिएशन कहाँ पे डाला जाता है आपको पता है, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। रेडिएशन का अलग अलग प्रकार, किसी को डायरेक्ट ऊपर से डाला जाता है, किसी को रेडिएशन पदार्थ को, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसको अंदर भेजा जाता है बॉडी के गोला के रूप में, और तब जो है वह अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसी प्रकार से रेडिएशन थेरेपी में ल्यूकेमिया के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट-60 का उपयोग किया जाता है, और भी अन्य चीज़ों का उपयोग किया जाता है रेडिएशन में, ध्यान रखिएगा। तीसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और अगर किसी पेशेंट में मान गए इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है पेशेंट के परेशानियाँ, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाती है। यदि कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी से लाभ पेशेंट को नहीं मिल रहा हो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें रोगी में सामान्य बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाती है। जो बोन मैरो ब्लड को बनाता है उसी बोन मैरो को क्या किया जाता है कि बदल दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ताकि वह नए जो बोन मैरो लगे वह अपना अलग ब्लड जो है प्रोड्यूस करे, और धीरे धीरे जो है वह बॉडी के जो कैंसर सेल वाला जो ब्लड है उसको प्रतिस्थापित करके नए ब्लड नए ट्रांसप्लांट होने के बाद बनने लगे। तो इस जो है आपके हो गया इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। जिसमें देख लीजिए, जिसमें समान WBC का निर्माण हो एवं कैंसर समाप्त हो जाए। तो WBC ट्रांसप्लांट इसीलिए होता है यहाँ पे, तो WBC इसीलिए ट्रांसप्लांट की जाती है ताकि कैंसर सेल समाप्त हो जाए, ठीक है, कैंसर समाप्त हो जाए। और बोन मैरो इसीलिए ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि नए WBC का निर्माण हो और कैंसर समाप्त हो जाए, ओके। चौथा एक पॉइंट है और देख लीजिए, यह नवीनतम विकसित उपचार है जिसमें रोगी के शरीर में अपरिवर्तित स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जाती है। इनसे अंतः समान WBC का निर्माण होता है। सबसे नया जो उपचार है वह होता है आपका स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। स्टीम सेल ट्रांसप्लांट की जाती है जो WBC के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये सबसे न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी तक ज़्यादातर मामले में अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है तो ज़्यादातर मामले में जो पैसे वाले हैं वो बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है। अभी इतना तक सब लोग नहीं आ पाते हैं सेल ट्रांसप्लांट तक, ओके। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट पार्ट ए, जो कि एक वास्तविक ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे इसके लक्षणिक ट्रीटमेंट आता है कि आप इसके सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, लक्षण देख के इसका मैनेजमेंट करते हैं। लक्षण देख के मैनेजमेंट करने की जब भी बात आएगी तो वह लक्षण के अनुसार इसका मैनेजमेंट किया जाएगा कि भाई क्या क्या जो है ब्लड कैंसर में लक्षण दिख रहा है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। जैसे कैंसर में इमेच्योर WBC निर्माण होने से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है एवं गंभीर संक्रमण की संभावना होती है। इसलिए रोगी को एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल ड्रग दी जाती है। अब लक्षण के प्रबंध की बात जैसे ही की जाएगी तो मैं बता दूं कि चूँकि कैंसर के समय, ल्यूकेमिया के समय WBC का निर्माण जो होता है वह इमेच्योर होता है,
अब इमेच्योर सेल तो आपके बॉडी में संक्रमण से लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो खुद इमेच्योर है, खुद अपरिपक्व है, तो आपके संक्रमण से कैसे लड़ेगा, बीमारियों से कैसे लड़ेगा। तो इसलिए उसे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल ड्रग लक्षण के हिसाब से दी जाती है। ठीक है। दूसरा आता है प्लेटलेट के कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। इस कारण से एबनॉर्मल और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। मतलब जैसे ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, प्लेटलेट की कमी होगी, तो जाहिर सी बातें हैं कि ब्लीडिंग जो है आपको दिखने को मिल सकता है, क्योंकि प्लेटलेट ही तो ब्लड थक्का मदद करता है। इससे बचाव के लिए आवश्यकता अनुसार पीआरपी, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो है की जाती है। ठीक है। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में होता है, क्योंकि कैंसर जैसे ही ब्लड कैंसर होता है तो देखा जाता है कि प्लेटलेट की संख्या में भारी कमी आ रही है, और प्लेटलेट की संख्या भारी कमी होने पर अगर ब्लीडिंग होगा तो रुकेगा नहीं। तो इस कंडीशन के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ओके। तीसरा है रोगी को एंटी हेमोरेजिक दवाइयाँ दी जाती है, जैसे टर्नेक्सामिक एसिड, मिडेनेमिक एसिड। अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि अभी लक्षण में ऊपर देखे हैं कि इसमें असमान ब्लीडिंग हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नक्सीर, तो इसके लिए एंटी हेमोरेजिक दवाई देते हैं, जैसे टर्नेक्सामिक एसिड, ठीक है, मिडेनेमिक एसिड। ये हो गया। चौथा है पेशेंट को चूँकि ब्लड कैंसर है तो एनीमिया होना लाजवाब स्वाभाविक है, तो रोगी को एनीमिया से बचाने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, यानी आयरन की गोलियां दी जाती हैं, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ देते हैं, एवं आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है एनीमिया से बचाने के लिए। ठीक है। ये सब लक्षण वाला, ये सब मेन उपचार नहीं है, मेन उपचार ऊपर वाला था, वास्तविक वाला। ये सब लक्षण सहायक उपचार है जो पेशेंट को ठीक होने में मदद करता है। पाँचवा है रोगी को नियमित रूप से स्टेरॉयड प्रदान की जाती है। अब जो रोगी होते हैं उनको नियमित रूप से स्टेरॉयड जो है दिए जाते हैं। तो एक जो है ट्रीटमेंट लाक्षणिक वाला ट्रीटमेंट है, आप ध्यान से इसको देखे हैं तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बातें करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट का। तो देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात किया जाए तो मैं अभी आपको सीधा लाइन बाय लाइन बता देता हूँ, बट नर्सिंग मैनेजमेंट मैं आपको बहुत जल्द क्लास लाऊँगा, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर लिखना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, अगर आप नर्सिंग प्रबंध लिखना चाहते हैं तो आप लक्षण को देखिए, लक्षण में कौन कौन से पॉइंट हैं, और उस पॉइंट 5-6 पॉइंट को उठाइए जो मेन है, और उसको आप किन किन चीज़ों से दूर कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट बना के उसके अंदर लिखिएगा, तब जाके बेहतर होगा। ये तो सीधा ना है 1 2 3 4 लिख दिया है, लेकिन वहाँ पे हमको ऊपर में सब्जेक्ट डालना है। ठीक है। जैसे तेज बुखार होगा तो तेज बुखार होने पर क्या करेंगे, लक्षण में देखें ना कि अचानक से तेज बुखार होगा, तो पहला में हम लिखेंगे कि बुखार का मैनेजमेंट का प्रबंध करना, पहला बुखार के मैनेजमेंट में क्या क्या करते। तो चलिए यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल रोगी से दर्द की गंभीरता एवं स्थान पूछकर नोट करें। ठीक है। पेशेंट को अगर पेन हो, दर्द हो तो पूछे और उसका स्थान नोट करें कहाँ पे दर्द कर रहा है। ठीक है। दूसरा है रोगी को दर्द के लिए एनाल्जेसिक प्रदान करें। अगर आपको समझ में आता है एज ए नर्स तो आपको एनाल्जेसिक प्रदान करनी चाहिए दर्द को रोकने के लिए। ओके। तीसरा प्रबंध करेंगे कि रोगी को अन्य दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी में शामिल है नियमित रूप से दी जानी चाहिए। कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ शामिल है नियमित रूप से आपको दी जानी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद चौथा है कि कैंसर के रोगी में आईवी कैनुला लगाते समय सदैव दूरस्थ भाग से कोशिश करनी चाहिए, जिससे बड़ी वेन से रक्तस्राव होने से बचा जा सके। यानी कह रहा है कि जब भी आईवी कैनुला लगाते हैं तो जो पेशेंट, चूँकि इस समय पेशेंट में अंदर खुद ब्लड की कमी होती है, और अगर आपको 2-4 ml अगर ब्लड निकल गया पेशेंट से तो दिक्कत ही है, तो जो बड़ा वेन होता है उससे ज़्यादा ब्लड निकलेगा। तो कह रहा है कि किसी दूरवर्ती एरिया में लगाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा वेन बड़ा ना हो, और अगर वहाँ पे लगे तो ब्लडिंग जो ज़्यादा होने की संभावना होगी बड़े वेन में वो दूर वाले एरिया में कम होगी, इसलिए लगाकर बचना चाहिए दूर वाले क्षेत्रों से। ठीक है। नेक्स्ट है रोगी के वाइटल साइन के नियमित चेक करना चाहिए कि कब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब पल्स बढ़ रहा है। ठीक है ना, इन सारे चीज़ों को चेक करनी चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के साथ रहे वह संक्रामक रोग या त्वचीय रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति के पास रहे वो किसी अन्य संक्रमण से पीड़ित ना हो, क्योंकि मरीज खुद उस समय पीड़ित है, उसके बॉडी में इतना क्षमता नहीं है कि वो संक्रमण को झेल सके, तो उसके सामने कोई दूसरा संक्रमण वाला आएगा तो उसको भी हो जाएगा। परिचित को मास्क लगाने के बाद ही रोगी के पास जाने देना चाहिए। ठीक है।
ताकि परिचित वाला उसको संक्रमण न फैलाए। रोगी को चल रहे इन्फ्यूजन के समाप्त होने से पूर्व ही नया इन्फ्यूजन सॉल्यूशन तैयार रखना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के अंदर कोई भी आप इन्फ्यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कीमो वगैरह या कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, तो जैसे ही एक समाप्त होने वाला हो दूसरा आपको तैयार रखना चाहिए। ओके, रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाना चाहिए कि पेशेंट कितना जो है अंदर चीज़ें ले रहा है, कितना बाहर दे रहा है। ठीक है, रोगी को डॉक्टर द्वारा निर्देशित एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दी जानी चाहिए। ओके, रोगी को ब्लीडिंग साइट को कंप्रेस करके रखना चाहिए जहाँ से भी ब्लीडिंग हो। ठीक है, यदि हाइपोक्सेमिया हो तो तुरंत ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। अगर मरीज को ऑक्सीजन की समस्या हो तो तुरंत ऑक्सीजन देनी चाहिए। 13 है, किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन जटिलता होने पर शीघ्रता से नोट करें व डॉक्टर को सूचित करें। तो ये इस प्रकार से मैंने 13 पॉइंट बताया, और भी सारे पॉइंट हो सकते हैं नर्सिंग प्रबंध में, तो आप अपने सोच विचार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 13 पॉइंट के आइडिया से आप लिख सकते हैं। ये हो गया। नीचे मैंने जितना भी ऊपर आप लोग इंग्लिश देखे हैं सबका हिंदी देखें, सबका इंग्लिश दे दिए हैं, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा, जहाँ मैंने बताया वहीं पे मिलेगा PDF। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।